अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब तक आप 12th कर लेंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन के बाद में अब आपको एक पुख्ता प्लानिंग की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। आप किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कितना टर्म सर आपको देना पड़ा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई कर लिया है और मैं उस वक्त 25 के आसपास रहा होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा अच्छा रैंक भी आया, अंडर 100 रैंक भी था। मैं ज्ञानेश्वर गौतम फाइनल पोस्ट के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज ट्रेंड थोड़ा चेंज करूंगा। ट्रेंड इसलिए चेंज करूंगा कि राजनीति की चर्चा हम लोगों ने बहुत कर ली। अब हम बात करेंगे युवा वर्ग। देखिए, जब बच्चा मैट्रिक पास करता है तो मैट्रिक पास करने के बाद वो सपने देखना प्रारंभ करता है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है जो प्रशासनिक पदाधिकारी बनना चाहता है और इसके लिए वो अपनी एडी चोटी एक करके पढ़ता है। इस प्रशासनिक पदाधिकारी बनने के क्रम में बच्चों को कुछ परेशानियां होती हैं। तो फाइनल पोस्ट ने डिसाइड किया है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि इस तरह के वीडियोज हमने आपको दिखाए हैं। आज हमारे स्टूडियो में एक जो अतिथि हैं उनका नाम है गौरव कुमार। 2019 बैच के पदाधिकारी हैं, 5 साल से नौकरी कर रहे हैं और अभी मोतिहारी में ये पीजीआरओ के पद पे, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पे यहाँ मोतिहारी में कार्यरत हैं। तो आइए आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर कैसे बच्चे करें तैयारी ताकि वो मार लें अपनी बाजी। सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। सर आज की तारीख में जो स्थिति हम देखते हैं वो हम देखते हैं कि जो बच्चा मैट्रिक पास करता है, इंटर पास करता है, उसके बाद कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में जाता है तो शुरुआत वो कहाँ से करे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम जानना चाहेंगे कि कृपया हमारे बच्चों को गाइड करें कि वो बच्चे जो प्रिपरेशन करेंगे उनका प्रिपरेशन अल्टीमेटली स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। सबसे पहले तो के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप बताए भी कि आज का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और सही में करियर के ओरिएंटेशन के बारे में देखें या फिर करियर के भविष्य के बारे में देखें तो ये टॉपिक सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बच्चों से रूबरू हो सकूँ। अब रही बात कि बच्चे तैयारी कैसे करें, तो ज्ञानेश्वर जी आपको याद होगा जब पहले ऐसे होती थी कि बच्चों को पता नहीं चलता था कि मार्गदर्शन कहाँ से प्राप्त करना है, कौन सी किताबें पढ़नी है, कब समय है, कब से जगना है, कहाँ से शुरू करना है। तो अब वो सब चीज़ों में आपको ये देख भी रहे होंगे, जब से सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव हो गया, यूट्यूब चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तब से बच्चे पहले से भी अब बहुत जागरूक हो गए हैं। वो 10th करने के बाद से ही उनको पता होता है कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, कैसे कहाँ से हमने कोचिंग करनी है, कौन से बुक्स पढ़नी है। फिर भी चूँकि ये मुझे आपने इनवाइट किया है तो मैं शुरू करता हूँ आपके बच्चों व्यूअर्स के लिए। देखिए, जब आप 10th करते हैं, 10th के बाद में आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप मेडिकल करना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं या आप कोई भी पदाधिकारी बनना चाहते हैं। तो जैसे ही आप सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। एक होता है कि घर में कोई बोल दिए या किसी को देख लिए और उसके बाद हमने सोच लिया कि मुझे मेडिकल करना है या मुझे आईएएस बनना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ उसके लिए मुझे आगे जो भविष्य में खोज रहा हूँ क्या उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं किसी के दबाव में, बच्चों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे जो करना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं। अब जब ये हो गया कि इंटरेस्टेड है तो तब आती है बात कि मैं उसको कैसे शुरू करूं। तो एज जहां तक वो कि कब शुरू करूं, एज बहुत सिंपल है। आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आप 9th के बाद, 10th के बाद या आप 11th के बाद या आफ्टर ग्रेजुएशन भी। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आप कभी शुरू करें। जब जगे तब सवेरा। जब आपको लगा, जब आपको सोचने की समझने की शक्ति डेवलप हो रही है, मेरा सजेशन ये होता है थोड़े थोड़े करके आप चीज़ों को करते जाएं। जब थोड़े थोड़े चीज़ करते हैं तो वो जुड़ता जाता है आपके बुद्धि सोचने की शक्ति में वो जुड़ती जाती है चीज़ें। तो ये होगा कि लेकिन एक बात करें अगर आइडियल सिचुएशन तो 10th या 11th के बाद मेरे समझ से बच्चों को सोचना शुरू कर देना चाहिए बीपीएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में या फिर जिस भी फील्ड के बारे में। तो आइडियल मैं यही बोलूँगा आफ्टर 10th आपको उसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सर तो 10th के बाद शुरुआत तो कर देनी चाहिए,
लेकिन 10th शुरुआत कैसे करेंगे, इनिशिएट कहाँ से करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर पार्टिकुलर बात करूं बीपीएससी के बारे में या यूपीएससी के बारे में, तो स्टार्टिंग आप कीजिए पेपर्स। जो आपके आसपास जो समाज में जो चीज़ें चल रही है उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जीएस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आपका जो पेपर है, पेपर में कभी भी ये बोल के नहीं आता है कि हमारा जीएस के लिए चीज़ें आ रही है। नहीं, पेपर में सर हिंदी की अंग्रेजी को दोनों पढ़ें, आप हिंदी भी पढ़ें, इंग्लिश भी, किसी से आप पार्शलिटी ना करें, लैंग्वेज को आप बैरियर ना बनने दें। मेरा सभी व्यूवर्स से अनुरोध है, आप दोनों को चीज़ों को सीखें, सीखने में कोई बुराई नहीं है। ये नहीं कि मैं सिर्फ हिंदी पढ़ूंगा तो इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। जहाँ से जिस भाषा में आपको समझ में नहीं भी आता है तो समझने की कोशिश करें। और धीरे धीरे मेरा ये अनुभव है कि इंग्लिश भी बहुत कठिन नहीं है, एक समय के बाद में आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। हिंदी में भी पढ़ें, इंग्लिश में भी पढ़ें, अदर लैंग्वेज में भी अगर आपको इंटरेस्टेड है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में भी बहुत सारा पेपर है, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो आप उसमें भी देखिए। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही डेवलप होने लगेगा कि किस पेपर में कौन सी चीज़ हमारे काम की है, दूसरे पेपर में कौन सी चीज़ फिर हमारे काम के लिए। तो आप खुद बाद में काफ़ी सिलेक्टिव हो जाएंगे। स्टार्टिंग आपको ये सोच के नहीं करनी है कि नहीं हमें इसी को पढ़ो। स्टार्टिंग करना है डेवलपमेंट के लिए, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। उसके लिए आप स्टार्ट पेपर से करें। जो आपके बहुत बेसिक बुक्स हैं, एनसीईआरटी के बुक्स हैं, जो आप 6 में, 7th में, 8 में है, उसको स्टैंडर्ड मान के उसको 2 बार 3 बार पढ़ना शुरू करें। और इस तरह से आपको कुछ समय के बाद में आपको लगने लगेगा कि मुझे समझ में आ रही है चीज़ें। जब आप इस मैच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे 11th 12th तक में, तब आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो पेपर पढ़ना प्रारंभ करें और पेपर के बाद एनसीईआरटी की किताबें देखिए। बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर आप चाहते हैं कि आप आईएएस बने, बीपीएससी क्वालिफाई करके एसडीओ बने, डिप्टी कलेक्टर बने, तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो आप हिंदी या अंग्रेजी, हालांकि मेरी अपनी जो जानकारी है उसमें मुझे लगता है कि अंग्रेजी अखबार जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए। और एनसीईआरटी की किताबें आप पढ़ें। सर, एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ने के बाद फिर कैसे तैयारी करें? अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब तक आप 12th कर लेंगे, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कर लेंगे। ग्रेजुएशन के बाद में अब आपको एक पुख्ता प्लानिंग की ज़रूरत, आपको सोचना होगा क्या आपको कोचिंग्स की ज़रूरत है या नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात है कि अगर आपको सब्जेक्ट जो डिसाइड करना होगा, जैसे आपको ऑप्शनल पढ़ना है, लैंग्वेज कौन सा लेना है, हिंदी में जाना है या इंग्लिश में जाना है, सिलेबस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। आप किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो अंडरस्टैंडिंग आपको 2 चीज़ देता है, एक तो आपका सिलेबस, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे ही आप मान लीजिए कि आप आ गए, अब आपको हो ही गया कि मुझे नेक्स्ट ईयर बीपीएससी देना है या फिर 2 साल बाद बीपीएससी देना है, तो आप क्या करें, पूरे सिलेबस को गो थ्रू हो जाए। मतलब सिलेबस तो आप ये समझिए कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपके तकिया के पास होना चाहिए। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक सिलेबस को छोड़ना नहीं है। सिलेबस जस्ट लाइक ए नेविगेटर है, आपको डायरेक्शन बताता है कि हमको कहाँ जाना है। जहाँ आप सिलेबस छोड़ें, आपका डायरेक्शन संभावना है कि आप इधर से उधर भटक जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो है सिलेबस को एकदम कंठस्थ, सिलेबस में कोई भटकाव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सिलेबस इज द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा सर, अभी आपने कहा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें सर। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हम जो अभी तक पढ़े हैं क्या उससे सच में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। उससे आपको पता चलेगा कि जो आयोग है, क्योंकि आयोग में भी जो लोग होते हैं आप ही लोगों में से सिलेक्ट होके जो लोग जाते हैं, या हम लोग जो होते हैं वही लोग फिर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का हमारा पैटर्न होना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। तो आपको उनका सोच पता चलेगा कि किस तरह से आयोग सोच रहा है, आपसे क्या आयोग चाहता है। ये 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन पेपर्स जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा 2 बार 3 बार पढ़ें। और मेरा ये सजेशन होगा, पहली बार में बिना देखे, बिना डरे आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना जाएं। मतलब अगर कितने साल का क्वेश्चन लेके बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आयोग कंटिन्यूसली अपने आप को रिवॉल्व कर रहा है। हर अभी आप सुने होंगे 69th 17th में, अभी जो 17th होने वाला भी है उसके पहले भी काफ़ी तेज़ी से आपका सिलेबस चेंज हो रहा है। तो मेरे समझ से आइडियली आप 7 से 8 साल बहुत हुआ, 7 से 8 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें, उसको बनाएं, लिखने की कोशिश करें,
किसी से आप कोशिश ये ना करें कि देख के बनाएं या फिर घबरा जाएं। कई बार ऐसा होगा कि आपको देख के लगेगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो मैं लिख ही नहीं पाऊँ। कोई भी आदमी, कोई भी छोटा बच्चा पहली बार चलता है तो गिरता है, कई बार गिरता है, संभलता, कई बार लोगों की उंगली पकड़ के भी चलना पड़ता है, तब जाके वो खड़ा होता है। तो मेरा ये सजेशन होगा कि पहली बार जब भी आप सिलेबस को पढ़ें तो सिलेबस को एक बार कम्प्लीटली बनाएं। भले नेगेटिव आ जाए, जीरो आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो आपको देना नहीं है ना, अभी तो आपको बस ये समझना है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं उस वक्त गलती ना हो। जैसे बचपन में हम लोग पेंसिल से लिखते थे, कुछ दिन के बाद में क्योंकि उसमें हम लोग रबर रखते थे कि कुछ गलती हुई तो मिटा सकते हैं। लेकिन अब जो है हम लोग कलम से लिखते हैं, फाइल डील करते हैं, या फिर नॉर्मली भी जो लिखते हैं तो कलम से, क्योंकि अब गलती का स्कोप नहीं है आपके पास। जस्ट लाइक ए सिलेबस को जब पहली बार आप बनाए, गलती होगी, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको वो तैयार करेगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, जब आपका एक्चुअल सिलेक्शन होने वाला होगा, तो उस वक्त गलती का तो कोई स्कोप नहीं है। आप इतनी बार पहले ही गलती कर चुके होंगे तो कि आपको पता होगा कि मेरे से कहाँ कहाँ पे चूक हो सकती है, कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। तो ये मेरे समझ से अच्छा प्लानिंग होगा। कितने घंटे की पढ़ाई खास करके बीपीएससी की तैयारी के लिए आप सर प्रेफर करते हैं? देखिए, ये बहुत ही, बोलते हैं ना, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अपने अपने हिसाब से दे सकता है। और इनफैक्ट मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, या फिर बाकी सर लोग भी जिन लोगों के साथ हम लोग रहते हैं उनका भी अलग अलग एक्सपीरियंस है। इट कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप 10 घंटे, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, या फिर होंगे भी, आप भी जानते होंगे, जो 12 घंटा, 10 घंटा, 15-15 घंटा पढ़ते हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका सिलेक्शन का घंटे से कोई मतलब नहीं है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, अगर आप कंसंट्रेट होकर 4 घंटे भी पढ़ते हैं, 5 घंटे भी पढ़ते हैं, तो वो मोर देन एनफ है। पर वो कंसंट्रेटेड होना चाहिए। उस वक्त में आप जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं वो आपका अगर हो जाता है 5 घंटे में, अगर आप एक टारगेट बनाते होंगे, जैसे हम लोग भी बनाते थे कि मुझे इतने दिन में ये पढ़ना है, ये सिलेबस ख़त्म करना है, इस बुक को पढ़ना है, अगर आप कर लेते हैं उस 4 घंटे 5 घंटे के हिसाब से तो वो अच्छा है। अगर नहीं हो पाता है तो आप घंटे बढ़ा भी सकते हैं। पर इसका जो मैंने फिर कहा, मैं फिर से कहूँ, मतलब एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि आज हमको इतना करना है तो उस दिन उनको उतना कर लेना होगा। पर उसका ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन सिर्फ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ में अपने माइंड को, शरीर को और बाकी अगल बगल के एनवायरनमेंट को, सबको ठीक रखना पड़ता है, स्वस्थ रखना पड़ता है। जब सब स्वस्थ रहेगा, पता चला कि आप लगातार 12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम से ठीक 2 महीने पहले आप बीमार हो गए, तब तो आपका सिलेक्शन होने से रहा। तो मेरा ये समझ है, जितना आपका बॉडी अलाउ करे, जिसमें आपका भरपूर नींद हो, भरपूर नींद में जिससे माइंड स्वस्थ रहे, शरीर स्वस्थ है, और आप पढ़ने बैठे तो उस वक्त नींद ना आए। जिस वक्त आप बैठे, जिस वक्त पढ़ने, उस वक्त किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और 5 से 6 घंटे प्रतिदिन मेरे समझ से एक आइडियल सिचुएशन है। जैसे कहते भी हैं 10 से 5 ऑफिस आवर, 7 घंटे हो गए। उसी तरह से अगर 5 से 7 घंटा पकड़ लीजिए, 5 से 6 घंटा मोर देन एनफ है मेरे विचार से। आपका सब्जेक्ट कौन सा था सर? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। अच्छा। बाकी सब तो कॉमन ही था, जो बीपीएससी में होता है, जीएस होता है, और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो ज्योग्राफी थोड़ा आसान सब्जेक्ट लगता है क्या? देखिए, ऐसा कह नहीं सकते हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपके लिए आसान है। जैसे आप अभी पत्रकारिता कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन आपके लिए बहुत आसान है, आप ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, पर मैं डर रहा हूँ अंदर से। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। तो ज्योग्राफी नो डाउट, चूँकि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था, अब मुझे मज़ा आता था। इसलिए मज़ा आता था क्योंकि मैं मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी था, तो मैं ग्रेजुएशन में मैं काफ़ी ड्राइंग करता था अपना, चूँकि हम लोग को बनाना होता है, ड्राइंग का एक पेपर होता है, तो उससे मुझे ड्राइंग आसान हो गया। तो मैं ज्योग्राफी को इसलिए हुआ कि कोई भी मैप बनाना हो, किसी तरह का कुछ अगर डायग्राम्स ड्रॉ करना हो तो ईजी हो गया था, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी को लिया था। कितना टर्म सर आपको देना पड़ा? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्वालिफाई कर लिया? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब आपका टारगेट जो है वो टारगेट बिल्कुल मछली की आंख की तरह था, कह सकते हैं। मेरा टारगेट चूँकि क्या था कि मैं ग्रेजुएशन गया था 2011 में, मेरा 11-15 बैच था, और मैं फर्स्ट ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ था, मुझे ये पता था कि मुझे जाना है उस लाइन में, सिविल लाइन में जाना था, सिविल सर्विसेज लाइन में। तो बहुत भागलपुर से मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था, मैं भागलपुर में काफ़ी खोजने लगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ से मुझे मार्गदर्शन। उस वक्त में आपको याद होगा ज्ञानेश्वर जी,
11-12 में इस तरह का आपका नेट का फैसिलिटी नहीं था, इतने कोचिंग्स नहीं थे, ऑनलाइन इतने यूट्यूब्स नहीं थे। तो हम लोगों को ये था कि भाई किसी तरह से कोई बताने वाला रहे। हम लोग का जो बैकग्राउंड भी था उसमें कोई अपने अगल बगल कोई भाई बंधु कजन्स कोई ऐसे नहीं थे। इनफैक्ट जो मैं कॉलेज था, कॉलेज में अपने 4 साल के सभी सीनियर्स से भी मैंने प्रयास किया कि कहीं से कुछ मिल जाए मार्गदर्शन, क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं था, तो उनकी गलती नहीं थी, वो लोग सही तरीके से मुझे गाइड नहीं कर पाए। फिर मैंने खुद से ढूंढ के डेली ऑटो से जाके एक छोटे से एक टीचर्स को मैंने ढूंढा था जो घर में पढ़ाते थे। उनका कोई ऐसा इंस्टीट्यूट भी नहीं था, वो घर में कुछ 8-10 बच्चों को पढ़ाते थे। मैंने उनसे शुरू किया था पढ़ने के लिए। तो ये मुझे अच्छा भी लगा, जब आप थोड़ा हाथ पैर भी मारते हैं, खुद से कुछ चीज़ों को खोजते हैं, तो वो आपको एक रास्ता देता है। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि वहाँ से मैंने शुरू कर दिया था, तो मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही मेरा लुसेंट वगैरह और बाकी जीएस की बहुत सारी किताबें वगैरह जो है मैंने पढ़ना चालू कर दिया था। तो जब मैं फाइनल ईयर में निकला, तो निकलने के साथ साथ में मेरा फॉर्म भराया और मैं उस वक्त 25 के आसपास रहा होगा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा अच्छा रैंक भी आया, अंडर 100 रैंक भी था, और सिलेक्शन हो गया मेरा। तो इसके लिए चलिए, ये आपने सुना गौरव जी को, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, और इतना बढ़िया टिप इन्होंने दिया आपको कि अगर आप 5 से 6 साल, 7 साल या 8 साल के सवाल, क्वेश्चंस जो बीपीएससी के होते हैं, उनको लेके अगर आप पूरे तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करें, तो आप प्रथम अटेम्प्ट में, आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उस अटेम्प्ट में आप भी हाकिम हो सकते हैं। हाकिम का मतलब समझते हैं ना? हाकिम का मतलब पदाधिकारी हो सकते हैं। तो साथियों, ये थे हमारे साथ गौरव जी। हम एक बार फिर से इनका स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। और देखिए, तारीफ की बात कि कितनी आसानी से, कितनी बेहतर तरीके से इन्होंने चीज़ों को बताया। तो मेरा काम है इनका अनुभव हमारे द्वारा आप तक पहुंचे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।